हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम हमारी एसएससी की जो एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है इसको आगे बढ़ाएंगे और इसके अंतर्गत आज हमारा ये फोर्थ सेट रहेगा। इसके पहले हमने 3 सेट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, तो यदि आपने प्रीवियस 3 सेट नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देख लीजिए। ठीक है, जो हमारे यहाँ पर बच्चों ज्योग्राफी की ये सीरीज चल रही है एमसीक्यू सीरीज, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हमने कवर किए हैं ऑलरेडी एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं और आगे भी यहाँ से क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत अधिक है। ठीक है, इसके अलावा यदि आप एसएससी के अलावा किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, सब इंस्पेक्टर हो, पटवारी हो, कोई भी अन्य एग्जाम हो जिसमें ज्योग्राफी पूछी जाती है, तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ठीक है, चलिए टॉपिक को सीधे स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी मक्का मंडी कौन सी है ना? मक्के की मंडी कौन सी है? मेज मार्केट सबसे बड़ा कौन सा है? तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। सेंट लुइस, कैलिफोर्निया, विस्कॉन्सिन और न्यूयॉर्क। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जो सेंट लुई या फिर सेंट लुइस है, ये किसके अंतर्गत आता है? यूएसए या फिर अमेरिका के अंतर्गत आता है। ये विश्व की सबसे बड़ी मक्का मंडी है, आपको याद रखना है। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, किस देश के अंतर्गत आता है? ये अमेरिका यूएसए के अंतर्गत आता है। इसके अलावा ये विश्व की सबसे बड़ी मक्का मंडी है। इसके अलावा जो यूएसए है बच्चों, मक्का के प्रोडक्शन में पहले नंबर पर आता है। और यहाँ पर जो मक्का उगाया जाता है वो किस लिए उगाया जाता है? वो जानवरों के लिए स्पेशली उगाया जाता है, जैसे सुअर हो गए और अन्य जानवर हो गए, तो उनको खिलाने के लिए ये उगाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फरक्का बैराज भारत और किस देश के बीच में विवाद का एक कारण बना हुआ है? ठीक है, तो फरक्का बैराज सबसे पहले तो ये कहां पर स्थित है ये समझ लीजिए थोड़ा। जो फरक्का बैराज है बच्चों, इसे पश्चिम बंगाल राज्य में बनाया गया है ना। बैराज क्या होता है? एक प्रकार का डैम ही होता है। तो अभी अपन डिटेल डिस्कस करेंगे, पहले ऑप्शन में इसका आंसर देख लेते हैं। तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन या नेपाल। तो भारत और बांग्लादेश के मध्य में ये विवाद है। क्या नाम है इसका? फरक्का बैराज है ना। जो बैराज होता है बच्चों, एक प्रकार का डैम ही होता है। इसको बनाया क्यों गया है समझ लीजिए। पश्चिम बंगाल राज्य में बच्चों, बांग्लादेश से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर, है ना, बांग्लादेश से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर इसको गंगा नदी पर बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? देखिए, गंगा नदी इस प्रकार से जाती है पश्चिम बंगाल में और इसकी एक वितरिका है, डिस्ट्रीब्यूटरी है, जिसका नाम है हुगली। क्या नाम है? हुगली। वितरिका क्या होती है? जब एक बड़ी नदी से कोई छोटी नदी निकलती है उसको हम डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं, और जब छोटी नदी किसी बड़ी नदी में मिलती है तो उसको ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, सहायक नदी। ठीक है, तो हुगली जो है ये गंगा की क्या है? डिस्ट्रीब्यूटरी है या फिर वितरिका है। ठीक है, अब हुगली के किनारे आपको पता होगा कलकत्ता शहर बसा हुआ है। इसके अलावा कलकत्ता पोर्ट भी इसके किनारे स्थित है ना। तो इस कलकत्ता पोर्ट में कभी पानी की कमी ना हो, जल स्तर बना रहे, इस कारण से यहाँ पर एक बैराज बनाया गया है जिससे गंगा का पानी इसमें छोड़ा जाता है। ठीक है, ताकि कभी इसके जल स्तर में कमी ना हो, पोर्ट में कभी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। और ये फरक्का बैराज या फिर फरक्का जो डैम बनाया गया है, ये भारत और बांग्लादेश के मध्य में विवाद का कारण है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलती हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ऑप्शन देख लेते हैं, पश्चिमी विक्षोभ, नॉर्वेस्टर लू या फिर मैंगो शॉवर। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ या फिर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसको हम बोलते हैं, ये भूमध्य सागर से आप देखेंगे तो पूर्व की ओर या फिर भारत की ओर चलती हैं, फिर भारत के उत्तर पश्चिम रीजन में ये चलती हैं, है ना। भारत को यदि आप मैप देखेंगे इस प्रकार से, भारत का जो मैप है, ठीक है, तो भारत के यहाँ पर इस साइड चलती हैं, ये पूरा राजस्थान रीजन हो गया, उत्तर भारत हो गया, तो उस साइड ये मूव करती हैं और भूमध्य सागर से ये इस साइड आती हैं। इसके अलावा रबी की फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होती हैं। इसके अलावा ठंड ऋतु में ये काफ़ी ज़्यादा वर्षा भी करती हैं उत्तर भारत में। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? सूरत कहाँ का एक शहर है? तो गुजरात का एक शहर है सूरत। तो किस नदी के किनारे स्थित है ये? ऑप्शन देख लेते हैं, ताप्ती, महानदी, भीमा या फिर गोदावरी। तो अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ताप्ती या फिर इसका नाम तापी है ना, तापी नदी या फिर ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी के किनारे बच्चों सूरत है। अभी कुछ टाइम पहले ही एक लेक्चर मैंने लिया था, भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां या फिर रिफ्ट वैली में जो नदियां फ्लो होती हैं उनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। उसमें से एक नदी ताप्ती थी। तो वहां पर मैंने आपको बताया भी था कि ताप्ती के किनारे सूरत शहर स्थित है।
है, ठीक है। ताप्ती नदी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है बच्चों? तो सतपुड़ा रेंज जो मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित है, ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है। सतपुड़ा से इसका ओरिजिन होता है। बैतूल मुल्तई नामक एक जगह है मध्य प्रदेश में, तो वहां से ये इसका ओरिजिन होता है। और पश्चिम की ओर बहना ये इस प्रकार से प्रारंभ करती है, वेस्टर्न साइड की ओर इसका फ्लो है, और खंबात की खाड़ी गुजरात में जाकर के ये गिरती है, अपना जल गिराती है। इसके अलावा पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे सेकंड नंबर की सबसे बड़ी नदी है, आपको याद रखना है ना, नर्मदा के बाद। इसके अलावा भ्रंश घाटी में भी बहने वाली नदी है। भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली मतलब किसी भूभाग का अवतलित होना, बीच वाले भाग का नीचे धंस जाना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? भ्रंश घाटी। मैंने लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, यदि किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं, ज्योग्राफी बाय दिनेश साहू या फिर साहू सर, वहां पर आप देख सकते हैं, आपको लेक्चर मिल जाएगा। आगे बात करते हैं, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है। अक्टूबर नवंबर में कहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन देख लेते हैं। गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियों पर, छोटा नागपुर के पठार रीजन में, कोरोमंडल तट में, या फिर मालवा के पठार में। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा कोरोमंडल जो तट है ना, कोरोमंडल तट में कौन से महीनों में? अक्टूबर नवंबर में सर्वाधिक वर्षा होती है। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि कोरोमंडल तट क्या है, सबसे पहले ये समझिए। यदि मैं यहाँ पर आपको प्रायद्वीपीय भारत का इस प्रकार से मैप बना के बताऊं, तो ये वाला जो तमिलनाडु वाला रीजन है, इसको हम बोलते हैं कोरोमंडल तट, है ना। और अक्टूबर नवंबर के महीने में इस रीजन में सर्वाधिक वर्षा होती है। अब आपके मन में आएगा कि ये जो अक्टूबर नवंबर के हमारे यहाँ महीने होते हैं, ये ठंड के महीने होते हैं ना, शीत ऋतु के महीने होते हैं। तो इस समय कैसे वर्षा होती है? जब मानसून लौटता है ना। एक तो मानसून आता है यहाँ पर जून में एंटर करता है हमारे भारत में, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर के टाइम पे इस प्रकार से लौटता है ना। तो लौटती हुई जो पवनें होती हैं, इसको हम बोलते हैं उत्तर पूर्वी पवनें, या फिर उत्तर पूर्वी मानसून, या फिर लौटता हुआ मानसून, ठीक है। तो जब ये लौटता है अक्टूबर नवंबर के महीने में, तो यहां से कुछ जो हवाएं होती हैं, सॉरी कुछ जो ये बच्चों यहाँ पर हवाएं होती हैं, ये लौटते हुए मानसून से यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से क्या नमी उठा लेती हैं, और यहाँ पर कोरोमंडल तट पर बारिश करती हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि लौटते हुए मानसून से कहाँ पर वर्षा होती है? कोरोमंडल तट या फिर तमिलनाडु में वर्षा होती है अक्टूबर नवंबर के महीने में। चलिए आगे बात करेंगे। एशिया के स्थलबद्ध देशों में सबसे बड़ा कौन सा है? स्थलरुद्ध बोल दीजिए, लैंडलॉक्ड बोल दीजिए, भू आवेष्टित बोल दीजिए। इसके लिए एक शब्द है भू आवेष्टित, भू आवेष्टित, है ना, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं लैंडलॉक्ड। तो एशिया का सबसे बड़ा कौन सा है लैंडलॉक्ड कंट्री? ऑप्शन देख लेते हैं, मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, या फिर अफगानिस्तान। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कजाकिस्तान जो है, ये एशिया का और विश्व की सबसे बड़ी भू आवेष्टित या फिर लैंडलॉक्ड कंट्री है ना। भू आवेष्टित कंट्री या फिर लैंडलॉक्ड कंट्री क्या होती है? ऐसा देश बच्चों जिसकी सीमा किसी सागर या फिर महासागर से नहीं लगती है, ऐसे देश को क्या बोला जाता है? भू आवेष्टित या फिर लैंडलॉक्ड। एक होता है लैंडलॉक्ड स्टेट, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि जिसकी सीमा किसी अन्य देश से ना लगे और किसी समुद्री सीमा से ना लगे। जैसे हमारे भारत में 5 भू आवेष्टित राज्य हैं, है ना। कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड, ये 5 हमारे यहाँ भू आवेष्टित स्टेट हैं। तो थोड़ा सा अंतर होता है स्टेट में और देश में, आपको याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे। इंग्लिश चैनल किन 2 देशों को अलग करता है? इंग्लिश चैनल कहां पर स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इंग्लैंड फ्रांस, इंग्लैंड आयरलैंड, आयरलैंड फ्रांस, या फिर फ्रांस इटली। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य में इंग्लिश चैनल स्थित है। आपको याद रखना, थोड़ा सा मैप के थ्रू इसको समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। देखिए ये इंग्लिश चैनल है यहाँ पर, है ना। इंग्लिश चैनल एक जलीय निकाय है। यहाँ पर आप देखेंगे उत्तरी सागर है, नॉर्थ सागर है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आप देखेंगे अटलांटिक महासागर है ना। अटलांटिक महासागर है ये पूरा। तो अटलांटिक महासागर और उत्तरी सागर के मध्य में ये इंग्लिश चैनल है। इसके अलावा यदि आप भूभाग की बात करेंगे तो ये फ्रांस है। इसके अलावा यहाँ पर इंग्लैंड या फिर यूके है। तो इंग्लैंड और फ्रांस को ये अलग करता है इंग्लिश चैनल। इसके अलावा नॉर्थ सी और अटलांटिक ओशन को आपस में जोड़ता है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि इंग्लिश चैनल किनको कनेक्ट करता है, किन सागर महासागरों को जोड़ता है? तो उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर को ये कनेक्ट कर रहा है, देखिए इस प्रकार से, और इंग्लैंड और फ्रांस को ये सेपरेट कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपसे महासागर सागर भी पूछ सकता है। तो दोनों हिसाब से आपको याद रखना है, कैसा भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में वेम्बनाड झील किस राज्य में अवस्थित है?
किस स्टेट में सिचुएटेड है? ऑप्शन देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या फिर कर्नाटक। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। केरल की बहुत सारी लैगून झीलें हैं जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इनमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरल। केरल में स्थित है वेम्बनाड झील, काफी महत्वपूर्ण झील है, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यहाँ पर कुछ पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा। केरल में बच्चों जो लैगून झीलें होती है, लैगून झीलें क्या होती हैं? ऐसी झीलें जो तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं और समुद्र का पानी जब भूभाग में अंदर घुस जाता है और फिर धीरे धीरे वो सेपरेट एक प्रकार की झील बन जाती है, उसको हम लैगून झीलें बोलते हैं। और लैगून झीलों को केरल में क्या बोला जाता है? कयाल बोला जाता है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि केरल में लैगून झीलों को क्या बोलते हैं, तो कयाल बोला जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की या फिर फ्रेश वाटर की जो लेक है वो कौन सी है? ऑप्शन देख लेते हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ओंटारियो या फिर ह्यूरन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जो सुपीरियर लेक है बच्चों, ये विश्व की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है या फिर मीठे पानी की झील है। कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया बोल रहा हूं, यूएसए और कनाडा की बाउंड्री में आपको ये 5 फिंगर लेक देखने को मिलती है, जिसमें से एक है सुपीरियर, जो कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ओवरऑल यदि आप विश्व की बात करेंगे बच्चों, तो ओवरऑल विश्व में सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील है बच्चों कैस्पियन सागर। कौन सी है? कैस्पियन सागर। ये ओवरऑल सबसे बड़ी झील है ना। इसमें सागर लिखा हुआ है, इसका मतलब सागर नहीं है, ये झील है, खारे पानी की झील है। लेकिन ये क्या है? ये सागर नहीं है, आपको याद रखना है, ये झील है और सबसे बड़ी झील है और खारे पानी की झील। लेकिन कभी फ्रेश वाटर की पूछ ले, मीठे पानी की पूछ ले, तो सुपीरियर सबसे बड़ी झील है। और ओवरऑल आप देखेंगे तो ओवरऑल इसका सेकेंड नंबर आता है, किसके बाद? कैस्पियन सागर के बाद। और एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है, दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो विक्टोरिया लेक है, कौन सी? विक्टोरिया लेक। ये सबसे बड़ी झील है, दूसरे नंबर की, सुपीरियर के बाद दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इससे होकर के भूमध्य रेखा भी गुजरती है। अब मुझे आप कमेंट में बताइए कि विक्टोरिया झील किन 3 देशों के मध्य में स्थित है? अफ्रीकी जो देश हैं 3, तो कौन कौन से देशों के मध्य स्थित है? इसका आप मुझे कमेंट में जरूर आंसर दें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? किसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, पीट या फिर लिग्नाइट। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, जो एंथ्रेसाइट कोयला होता है, इसमें सर्वाधिक जो कार्बन होता है उसकी मात्रा पाई जाती है ना। 80% से ज़्यादा कार्बन की मात्रा इसमें पाई जाती है। इसलिए सबसे उच्च गुणवत्ता का या फिर सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कोयला होता है वो कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट कोयला, ठीक है। ये इसमें अपन गुणवत्ता कैसे मापते हैं? कार्बन की मात्रा के अनुसार ही मापते हैं। ये सबसे अच्छा होता है फर्स्ट नंबर का। सेकंड कैटेगरी का कौन सा होता है? बिटुमिनस होता है। थर्ड कैटेगरी का कौन सा होता है? लिग्नाइट। और सबसे लास्ट में आता है फोर्थ कैटेगरी का पीट, ठीक है। यदि बिटुमिनस कोयले की यदि आप बात करेंगे दोस्तों, तो भारत में जो सर्वाधिक कोयला पाया जाता है, लगभग 95% जो भारत में कोयला पाया जाता है वो बिटुमिनस प्रकार का ही कोयला पाया जाता है। कौन सा? बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है, जो सेकंड कैटेगरी का कोयला है, सेकंड नंबर का गुणवत्ता वाला कोयला है। इसके अलावा जो ये भारत में बिटुमिनस कोयला निकाला जाता है, कौन सी चट्टानों से निकाला जाता है? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निकाला जाता है ना। गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निकाला जाता है। यहाँ से भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि भारत का कोयला कौन सी क्रम की चट्टानों से निकाला जाता है? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निकाला जाता है। ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो पीट कोयला होता है, ये सबसे निम्न क्वालिटी का कैटेगरी का कोयला होता है बच्चों, आपको याद रखना है। जैसे लकड़ी कोयला होता है उस आधार पर उसी टाइप का ये कोयला होता है, ठीक है। इसके अलावा जो लिग्नाइट कोयला होता है ये थर्ड कैटेगरी का कोयला होता है। तो ये अन्य डिटेल भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा। यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी से रिलेटेड किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा बैच एसएससी के लिए लाइव है, 2022 का बैच। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर सभी हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी आपको गाइड करेगी, टीच करेगी। जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, तो सभी सब्जेक्ट आपको एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा पढ़ाए जाएंगे। आपको और डिस्क्रिप्शन देखनी है इसकी, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी रूट एप्लीकेशन को, वहाँ पर आपको बाकी डिटेल मिल जाएगी। इसके अलावा स्पेशल डिस्काउंट यदि आपको चाहिए हो तो DSSSC कोड है ना, इसको यदि आप यूज़ करेंगे बच्चों तो आपको एडिशनल 500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो कोड को आपको अप्लाई करना नहीं भूलना है, इंपॉर्टेंट है DSSSC।
इसके अलावा दोस्तों यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, इंडियन ज्योग्राफी हो, तो रूट एप्लीकेशन पर आप मुझसे इंडिविजुअल ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं। वहाँ पर इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। तो मेरा बैच वहाँ पर लाइव है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। रूट एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, और वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कोर्स के बारे में, है ना। इसके अलावा अन्य सब्जेक्ट भी आपको वहाँ मिल जाएंगे, जैसे ज्योग्राफी, अर्थमेटिक, एडवांस, पॉलिटी, साइंस, हिस्ट्री। तो सारी डिटेल आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। सिंपली आपको करना क्या है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, वहां पर आपको सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अंकलेश्वर और कलोल जो ये दो तेल क्षेत्र हैं, ये कहां पर स्थित हैं, है ना, किस राज्य के अंतर्गत आते हैं? तो महाराष्ट्र, असम, गुजरात या फिर राजस्थान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये गुजरात के तेल क्षेत्र, यहां से पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। यदि आप गुजरात का इस प्रकार से मैप देखेंगे तो इस प्रकार से गुजरात है, यहां पर एक खंबात की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? खंबात की खाड़ी है। ठीक है, तो यहां पर ये आपको क्षेत्र देखने को मिलेंगे, अपतटीय क्षेत्र है। कैसे क्षेत्र हैं? अपतटीय। अपतटीय क्षेत्र क्या होते हैं? जो समुद्र में स्थित तेल के क्षेत्र होते हैं उनको हम अपतटीय क्षेत्र बोलते हैं, और अभितटीय क्षेत्र होते हैं जो स्थलीय क्षेत्रों में स्थित हैं, जो अंदर स्थलीय भाग में यहाँ पर स्थित है, इनको हम बोलते हैं अभितटीय क्षेत्र। ठीक है, और सर्वाधिक भारत में जो पेट्रोलियम का उत्पादन होता है वो अपतटीय क्षेत्रों से ही होता है। ठीक है, जैसे अंकलेश्वर हो गया, कलोल हो गया, बॉम्बे हाई हो गया, तो इन सभी क्षेत्रों से अधिकतम पेट्रोल का उत्पादन होता है भारत में। तो आपको याद रखना है, अंकलेश्वर और कलोल गुजरात के अपतटीय क्षेत्र हैं, पेट्रोलियम क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसे विश्व के चीनी के कटोरे के रूप में जाना जाता है ना, सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों क्यूबा जो द्वीप है ना, ये कहां पर है? पहले इसकी थोड़ा लोकेशन समझ लीजिए। यदि आप उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट देखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे दक्षिण पूर्व में, यदि आप उसके देखेंगे तो कैरेबियन सागर है, जो कि अटलांटिक महासागर का पार्ट है। तो वहां पर बहुत सारे छोटे बड़े द्वीप हैं जिनको हम कैरेबियाई द्वीप बोलते हैं या फिर वेस्ट इंडीज बोलते हैं। तो उसी में से एक द्वीप है क्यूबा द्वीप, जिसको चीनी के कटोरे या फिर सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर पहले चीनी का उत्पादन बहुत ज्यादा होता था, अभी तो थोड़ा कम हो गया है ना, अभी ब्राजील वगैरह में ज्यादा होता है। तो आपको लेकिन याद रखना है कि चीनी के कटोरे की संज्ञा किसको दी जाती है? क्यूबा को दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लाल सागर और सुएज नहर एशिया को किस महाद्वीप से अलग करते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वर्ल्ड मैप से क्वेश्चन आया है, मैपिंग से क्वेश्चन है। तो यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। तो लाल सागर और सुएज नहर, यदि आप इनकी स्थिति देखेंगे तो ये एशिया कॉन्टिनेंट को अफ्रीका कॉन्टिनेंट से सेपरेट करता है। थोड़ा हम मैप में देखेंगे, देखिए ये पूरा एशिया कॉन्टिनेंट है, आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है? एशिया कॉन्टिनेंट है ना। यहाँ पर आपको अरेबियन पेनिनसुला है, ये अरब प्रायद्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। और यहाँ पर ये वाला जो रीजन देख रहे हैं, ये क्या है? ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ना। बीच में देखिए ये लाल कौन सा सागर है? बीच में आप ये वाला रीजन देखेंगे तो ये रेड सी है, लाल सागर है ना, गल्फ ऑफ अदन है यहाँ पर। और यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं, ये सुएज नहर है, जो कि कृत्रिम नहर है, मानव द्वारा निर्मित नहर है। ठीक है, तो ये सुएज नहर किसको जोड़ती है? मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर और रेड सी, लाल सागर को जोड़ती है। इसके अलावा एशिया और अफ्रीका के मध्य में ये स्थित है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? लाल सागर और सुएज नहर एशिया महाद्वीप को किससे अलग करती है? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट या फिर अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? सबसे उच्च गुणवत्ता की, अच्छी क्वालिटी वाली जो चाय है, इसका उत्पादन कहाँ होता है? तो दार्जिलिंग में आपको अच्छी गुणवत्ता या फिर उच्च क्वालिटी की चाय देखने को मिलेगी। दार्जिलिंग कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की एक जगह है जहां पर हाई क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता वाली आपको चाय का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। समान वर्षा की मात्रा वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? पृथ्वी पर जहां पर समान वर्षा होती है उनको मिलाने वाली लाइन को क्या बोला जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइसोबात, आइसोहाइट, आइसोराइन या फिर आइसोनेफ। तो आइसोहाइट कहा जाता है बच्चों, कई बार यहां से क्वेश्चन आता है। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइट कहा जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? किस नदी पर स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट जलप्रपात है, काफी इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या फिर महानदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिव समुद्रम बच्चों जो जलप्रपात है, ये कावेरी नदी में कहां पर, किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, कर्नाटक राज्य में स्थित है। काफी महत्वपूर्ण, करीब 98 मीटर इसकी हाइट है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कर्नाटक में कावेरी नदी पर ये स्थित है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मुंबई में पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, अधिक रेनफॉल होता है, तो उसका रीजन क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं, मुंबई पवनाभिमुख क्षेत्र में स्थित है, पुणे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, मुंबई एक तटीय शहर है, इसके अलावा पुणे में मुंबई की अपेक्षा वनस्पति अधिक पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा बच्चों ए, जो मुंबई है ये पवनाभिमुख क्षेत्र में स्थित है। देखिए दो क्षेत्र होते हैं, थोड़ा हम मैप से समझते हैं इसको। देखिए ये पर्वत है ना, ये पर्वत है। तो यदि आप मुंबई और पुणे को देखेंगे तो मुंबई यहाँ पर आपको मिलेगा, है ना, और पुणे आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अब क्या होता है, ये तटीय क्षेत्र में स्थित है मुंबई। जब पवनें यहाँ पर आती हैं, इस प्रकार से ऊपर चढ़ती हैं, है ना, यहाँ पर इनका संघनन होता है, ठीक है, और यहाँ पर बादल बन के बारिश हो जाती है। इसको हम बोलते हैं पवनाभिमुख क्षेत्र, पवनाभिमुख क्षेत्र। ठीक है, जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है, और जब तक हवाएं यहां पर पहुंचती हैं तो उनमें नमी समाप्त हो जाती है। और ये वाला कौन सा क्षेत्र होता है? रेन शैडो एरिया। ठीक है, जहां पर वर्षा बहुत कम होती है। तो चूंकि नासिक मतलब ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां पर बहुत कम वर्षा होती है, या फिर रेन शैडो रीजन में स्थित है, इस कारण से। इसके अलावा जो मुंबई है ये पवनाभिमुख क्षेत्र में स्थित है जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है, इस कारण से इनमें अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, तो मुंबई पवनाभिमुख क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। और जो पुणे है वो कहाँ पर स्थित है? रेन शैडो रीजन में स्थित है। ठीक है, वर्षा छाया क्षेत्र, इसको क्या बोलते हैं? इस रीजन को वर्षा छाया क्षेत्र, वर्षा छाया क्षेत्र, जहां पर बहुत कम वर्षा होती है, रेन शैडो रीजन। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? 50 सेंटीमीटर से कम की बात कर रही है, एसएससी सीपीओ में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आया हुआ है। मेघालय, कश्मीर, कोरोमंडल या फिर कोंकण। ठीक है, तो 50 से कम की तो मेघालय में तो आपको पता होगा बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, 200 से अधिक वर्षा होती है, चेरापूंजी वगैरह यहाँ पर ही स्थित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जो कश्मीर का लेह है, यहाँ पर बहुत ही कम वर्षा होती है। इसके अलावा 50 तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन में, यहाँ लगभग 9.5 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है ना, कितनी? 9.5 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, और जो कि न्यूनतम है। पूरे भारत में सबसे कम यदि कहीं वर्षा होती है तो यहाँ पर लेह, जो कश्मीर का रीजन है लेह, यहाँ पर ही को देखने को मिलती है। क्यों? उसका रीजन है कि ये एक प्रकार से लेह लद्दाख होना चाहिए, हालांकि यहां पर ऑप्शन कश्मीर नहीं देना चाहिए, तो लेह लद्दाख, क्योंकि ये हमारे यहाँ का शीत मरुस्थल है। कैसा है? शीत मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है, शीत मरुस्थल। कोल्ड डेजर्ट है। शीत मरुस्थल का मतलब क्या है बच्चों? मरुस्थल भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो गर्म मरुस्थल जो आप सहारा वगैरह देखते हैं, थार वगैरह देखते हैं, और एक होता है ठंडे मरुस्थल। ठीक है, तो ये जो लेह लद्दाख वाला रीजन है बच्चों, ये हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में है ना। जैसे अभी मैंने आपको पुणे वाला चीज़ समझाई थी, वैसे ही यहाँ पर है, हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के कारण यहाँ पर न्यूनतम वर्षा होती है, और हमारे पूरे भारत का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है लेह लद्दाख, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्न में से किसे ब्राउन पेपर भी कहा जाता है? तो अच्छा क्वेश्चन है, जूट, कपास, रबड़ या फिर चाय। तो जो जूट की फसल होती है बच्चों, जूट होता है, इसको ब्राउन पेपर कहा जाता है। और भारत में जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल प्रथम नंबर पर आता है। ठीक है, आपको याद रखना है, और पूरे विश्व में भी भारत का प्रथम स्थान आता है जूट के प्रोडक्शन या फिर उत्पादन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एशिया में स्थित किस देश को ज्वालामुखी और भूकंप का देश भी कहा जाता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। भारत, चीन, रूस या फिर जापान। तो बच्चों जापान जो है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भूकंप की घटनाएं होती हैं, बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी हैं, इस कारण से इसे भूकंप और ज्वालामुखी का देश कहा जाता है। ऐसा यहाँ पर बच्चों इसलिए होता है क्योंकि ये प्रशांत परिमेखला पर स्थित है। आपने पढ़ा होगा, जो प्रशांत महासागर का पूरा तटीय क्षेत्र है, वहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेटें आपस में कोलाइड हो रही हैं, है ना। इस कारण से यहाँ पर बहुत ज़्यादा भूकंप और ज्वालामुखी की घटनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इसीलिए जापान को ज्वालामुखी और भूकंप का देश भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आता है? तो तंबाकू या फिर टोबैको के प्रोडक्शन में आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश राज्य बच्चों प्रथम नंबर पर आता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से वह नदी कौन सी है जो एक भ्रंश घाटी से होकर के या फिर रिफ्ट वैली से होकर के फ्लो होती है या फिर बहती है? गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा या फिर महानदी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है, नर्मदा नदी भारत की ऐसी नदी है जो भ्रंश घाटी की ओर बहती है, और भ्रंश घाटी या फिर रिफ्ट वैली में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। 3 नदियां ऐसी हैं जो भ्रंश घाटी में बहती हैं, एक है बच्चों नर्मदा, एक है बच्चों ताप्ती, और एक है बच्चों दामोदर, है ना।
दामोदर। दो पश्चिम की ओर बहती है नर्मदा ताप्ती और दामोदर पूर्व की ओर बहती है। इसके ऊपर पूरा का पूरा एक मैंने लेक्चर लिया है, आप ज्योग्राफी वाइज साहू सर में जाकर के जो प्लेलिस्ट बनी हुई है सीजीटी पे, वहां पर आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से मैंने वो लेक्चर कवर किया है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस राज्य में प्याज का उत्पादन सबसे अधिक देखने को मिलता है? ऑप्शन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश। तो प्याज की प्रोडक्शन की यदि आप बात करेंगे बच्चों, तो महाराष्ट्र का प्रथम स्थान आता है, आपको याद रखना है। जबकि उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश आलू हो गया, गेहूं हो गया, कुल खाद्यान्न में पहले नंबर पर आता है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो दलहन तिलहन में ये प्रथम नंबर पर है। आंध्र प्रदेश में अभी हमने देखा कि तंबाकू के उत्पादन में प्रथम है। तो सभी राज्यों के हिसाब से कौन सी फसल कहाँ पर ज़्यादा होती है ये आपको याद रखना है, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में सर्वाधिक प्याज का उत्पादन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी नदी प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात बनाती है? धुआंधार वाटरफॉल किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नर्मदा, काली सिंध, चंबल या फिर ताप्ती। तो अच्छा क्वेश्चन है, नर्मदा नदी इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ये मध्य प्रदेश में स्थित है ना, धुआंधार जलप्रपात। जबलपुर एक यहाँ का प्रसिद्ध शहर है ना, जबलपुर प्रसिद्ध शहर से संस्कार धानी भी कहा जाता है। यहाँ पर एक भेड़ाघाट नामक स्थान है जबलपुर में, वहाँ पर ही धुआंधार जलप्रपात है जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन हम बच्चों देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? तो बोर्नियो, ग्रीनलैंड, एंड्रोट या फिर नॉर्वे। तो बच्चों ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड या फिर सबसे बड़ा द्वीप है। इसके अलावा जो बोर्नियो है ये एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है ना, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, आपको याद रखना है। ग्रीनलैंड के बारे में यदि हम बात करें बच्चों, तो यदि आप भौगोलिक रूप से देखेंगे, है ना, भौगोलिक या फिर ज्योग्राफिकली आप इसको देखेंगे तो ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। लेकिन राजनीतिक रूप से यदि आप इसको देखेंगे, राजनीतिक या फिर पॉलिटिकली इस पर किसका अधिकार है, तो उस हिसाब से यदि आप इसको देखेंगे तो इस पर डेनमार्क एक देश है, एक छोटी सी यूरोपियन कंट्री है, तो इस पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार। तो आपको याद रखना है, भौगोलिक रूप से तो ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का पार्ट है, लेकिन राजनीतिक रूप से ये डेनमार्क का पार्ट है। तो बच्चों ये 25 क्वेश्चन हमने यहाँ पर महत्वपूर्ण डिस्कस किए हैं, एमसीक्यू जो ऑलरेडी आपके एसएससी के एग्जाम्स में आए हुए हैं और आगे भी यहाँ से एग्जाम्स में आने की संभावना बहुत अधिक है। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। इससे कुछ अन्य डिटेल भी मैंने आपको बताई है इनसे रिलेटेड, तो आई थिंक और आपको ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर कवर हुए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन पर आप मुझसे पर्सनल ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, वहाँ पर मेरा बैच लाइव है। ऐसे ही हमारे और भी वीडियो आपको आगे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर यदि पसंद आया हो बच्चों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, मुलाकात होगी अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।